नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। गणित का जो पहला भाग था, पहला भाग मतलब पहला यूनिट गणित के अंतर्गत सहायक शिक्षक में जो पहला यूनिट था वो हमने पूरा खत्म कर लिया 8 वीडियो में। और ये है वीडियो नंबर 9 है और इसमें हम शुरू करेंगे गणित के दूसरे यूनिट से। हालांकि इस बार जो टेट का एग्जाम हुआ उसमें पहले यूनिट से कम ही प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले यूनिट से कम प्रश्न पूछे जाएं। कुल मिला के मेरे ख्याल से पहले यूनिट की अगर बात करें तो शायद 6 प्रश्न पूछा गया है पहले यूनिट से, यानी जहां तक हमने पढ़ लिया है। अब बाकी जो बचते हैं 8 प्रश्न, टोटल कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 14 प्रश्न पूछे गए हैं और यही प्रश्न 14 प्रश्न या 15 प्रश्न आपके सहायक शिक्षक के परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो पहला यूनिट जो था वो खत्म हुआ, 6 प्रश्न उसमें से आ गए हैं और हो सकता है 7 आ जाएं, 8 आ जाएं, यानी दोनों यूनिट को मिला करके 14 प्रश्न तो आपसे पूछे ही जाएंगे। ये पहला वीडियो है दूसरे यूनिट का, तो इसमें हम देखेंगे सिलेबस को और उसके बाद फिर क्लास शुरू करेंगे। और ये वीडियो आप लोगों को YouTube में भी उपलब्ध होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को, जो लोग YouTube में देख रहे हैं उनको अगर इसका PDF चाहिए होगा तो जरूर मैसेज कर देंगे, मैथ्स वीडियो 8 PDF ऐसे करके। ये 8वां वीडियो ही है ना, 1 मिनट, ये है आपका 9वां वीडियो, ठीक है। चलिए, तो आप मैसेज करेंगे क्या, अगर आप YouTube में देख रहे हैं, यूट्यूब वाले देख रहे हैं तो बोलेंगे मैथ्स, लिखेंगे व्हाट्सएप में मैथ्स 9 PDF ऐसा लिख के मैसेज करेंगे तो PDF आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। जो लोग यूट्यूब में भी देख रहे हैं, कौन सा व्हाट्सएप नंबर है? 94 064 21 014। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है अगर आपको चाहिए तो। बाकी जो पेड क्लास वाले हैं उनको तो पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला यूनिट है इसलिए मैं, मतलब दूसरे यूनिट का पहला वीडियो है इसलिए ये यूट्यूब में फ्री में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है। देखिए, सीखने का मॉडल बनाना सीखना यानी रटना, अगर यही लाइन अगर आप पढ़ लिए होते, यही लाइन, केवल ये लाइन, तो आपका ही एक प्रश्न बन जाता। सीखना यानी रटना किस मॉडल का उदाहरण है? उसमें से एक ऑप्शन था बैंकिंग मॉडल, और ये एक प्रश्न है आपका। तो इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो केवल आपके उससे आगे, क्या बोलते हैं, सिलेबस से ही आगे। क्या क्या चीज देखेंगे हमने? सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक या प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। आज हम देख रहे हैं पहला वीडियो, सीखना यानी मॉडल बनाना। सीखना यानी मॉडल बनाना के अंतर्गत हम देखेंगे आज पहला वीडियो, सीखना यानी मॉडल बनाना। तो मॉडल का मतलब क्या है, पहले ये बात समझ में आ जाए। मॉडल का मतलब है तरीका, एक तरीके से बस आप बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसको अगर ऐसा बोल देंगे। मॉडल मतलब तरीका, यानी कुल मिला के हम इसमें पढ़ेंगे सीखने के क्या क्या तरीके होते हैं, उन सब विषयों पर बात करेंगे। सीखने, मॉडल का मतलब तरीका होता है। सामान्य समझ से अगर आपको, अगर मैथ्स में पूछेगा मॉडल ही पूछेगा, तरीका नहीं पूछेगा। अगर मेरे जैसा शिक्षक हुआ तो तरीका ही पूछेगा। चलिए देखते हैं। हमारे दिमाग में सीखने की प्रक्रिया एक मॉडल होता है जिसके आधार पर हम पाठ योजना बनाते हैं। इस मॉडल का, 1 मिनट यार, गर्मी लग रही है। हाँ, हमारे दिमाग में सीखने की प्रक्रिया का एक मॉडल होता है जिसके आधार पर हम पाठ योजना बनाते हैं। इस मॉडल का असर इस बात पर पड़ता है कि बच्चे तक बात पहुंचाने का तरीका क्या है। यहां मॉडल का अगर तात्पर्य करें तो सुव्यवस्थित योजना या विधि से है। विधि मतलब तरीका, जो भी आप बोलें, यानी सिखाने के लिए आप कौन कौन से तरीके का उपयोग कर सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे। क्या रटना सीखने का मॉडल है या नहीं है, वो सारी चीजें भी आप इसमें देखेंगे। क्योंकि यहां से प्रश्न 2 या 3 इसी वीडियो से या फिर उससे ज्यादा पूछे गए हैं। मेरी जानकारी में 3 प्रश्न याद आ रहे हैं। एक तो बैंकिंग मॉडल वाला हो गया, और एक वो अनुभव करके कूट वाला दिया था वो हो गया, और एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा गया। जो पर्यावरण का एग्जाम हुआ, पर्यावरण का जो पेपर था उसमें तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, उसमें कोई समस्या नहीं।
यहाँ मॉडल से तात्पर्य सुव्यवस्थित योजना या विधि से। इस प्रकार सीखने का मॉडल का अर्थ है एक ऐसी विधि या तकनीक जिसका उपयोग सीखने की प्रक्रिया के अनुभव को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है ताकि किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कोई दिक्कत नहीं है समझाने में, इसमें मतलब समझाने की आवश्यकता नहीं है। मॉडल, सीखने का मॉडल बनाने की प्रक्रिया का एक नजरिया होता है और सीखने का अगर कोई मॉडल बनाना है तो 3 महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है और ये 3 महत्वपूर्ण बातें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। ये महत्वपूर्ण बातें क्योंकि यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो मॉडल का मतलब है तरीका, यानी आप बच्चे को किस किस तरीके से सिखा सकते हैं उसी को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस तरीके से सिखा सकते हैं। जो लोग पेड क्लास वाले हैं उनको मैं एक चीज बोलूंगा, जिस तरीके से टेट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं, बिल्कुल हम लोग सही रास्ते पे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एकदम ध्यान से पढ़ते चलिए, कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो बाहर से आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हो सकता है आपको घुमा के प्रश्न पूछ दे तो आप ऐसा बोलें कि बाहर से है, लेकिन इसीलिए चीज को समझते चलिएगा तो कहीं से घुमाए कहीं से फिराए कुछ भी करे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 3 बातें कौन कौन सी हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, इस बारे में किसी को अगर जानकारी है तभी वो मॉडल पर काम कर सकता है। आपके सीखने की, आपके समझने की प्रक्रिया या आपके समझने की कितनी क्षमता है ये अगर मेरे को पता होगा तब मैं जा करके आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। दूसरा है विषय वस्तु की प्रकृति, गणित पढ़ाना है तो 2 धन 2 4 करके पढ़ाना पड़ेगा। भूगोल पढ़ाना है तो यहाँ पे ग्लोब रख के घुमा के दिखाना पड़ेगा कि ये भारत है और ये अमेरिका है। तो जो विषय की वस्तु की प्रकृति है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीखना क्या है इसकी समझ, यानी बच्चे सीखने का मतलब क्या है। मतलब अगर आप बोले कि मैं साइकिल चलाना सीख गया हूं तो वाकई में आप सीखे हैं या आप केवल जानते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। और सीखना, लर्निंग, अधिगम, इस विषय में मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं कि समझ। सबसे पहला पॉइंट, कहां से पहला पॉइंट, ये वाला पहला पॉइंट। मॉडल में मुख्य 3 बातें हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं उसको देख रहे हैं। पहले बच्चे कैसे सीखते हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा मूर्तिकरण से अमूर्तिकरण की ओर जाके। जैसे गोल संतरे से क्या सीखा, गोला का सिद्धांत सीखा, रोटी से क्या सीखा, वृत्त का सिद्धांत सीखा, वृत्त कैसा होता है, ये सारी चीजें सीखी। हम जानते हैं कि सभी ज्ञान की तरह गणित भी प्रारंभिक ज्ञान हमारे ठोस अनुभव से निरूपण से विकसित होता है। यह ठोस अनुभव विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आती है। गतिविधियों के दौरान पूर्व ज्ञान एवं क्षमताओं के आधार पर भाग लेने के लिए कई तरह के मदद देते हैं। देखिएगा ये लाइन आपसे पूछ लेगा ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गतिविधियों के दौरान पूर्व ज्ञान व क्षमताओं के आधार पर भाग लेने के लिए कई तरीके से मदद देते हैं और विभिन्न गणितीय क्षमताएं विकसित करने में मदद के लिए बच्चे को उपयुक्त गतिविधि की जरूरत होती है। अब एक सवाल आ गया, भैया ये गतिविधि होता क्या है, पहला प्रश्न तो यही। बाकी इसको तो आप रट लीजिए, पूर्व ज्ञान क्षमता अभी पढ़ाऊंगा तो याद भी समझ भी आ जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बस ध्यान रखिए, ठीक है। दिमाग तो एकदम खाली रखो, लोड मत लो, लोड एकदम मत लो, पूरा लोड मुझ पर छोड़ो। मैं पढ़ाऊंगा, याद हो जाएगा, मतलब याद क्या आपके दिमाग में बस जाएगा, आपको कभी भूलने की जरूरत ही नहीं होगी। आप चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा वादा है। गणितीय क्षमताओं में गणितीय तर्क, अमूर्त वस्तुओं के बीच अंतर संबंध खोजना, अमूर्त वस्तुओं पर क्रिया करना, व्यापीकरण एवं विशिष्टीकरण, अनुमान लगाना और फिर कुछ क्षमताएं शामिल हैं गणितीय क्षमताओं के अंतर्गत, जो कि हम पढ़े हैं। बच्चे को इन क्षमताओं के विकास एवं उपयोग के लिए अवसरों की जरूरत होती है, जिसके लिए हम उसी कक्षा में गतिविधि पर आधारित बनाना चाहिए। यदि गतिविधियां इस लक्ष्य के अनुरूप बनाई जाएं जिससे बच्चे के गणितीय सीखने में आवश्यक मदद मिलती है तो
इस प्रकार छोटी बच्ची ठोस गतिविधियों से ही गणितीय अवधारणा में अपना स्कीमा निर्मित करती है। और स्कीमा क्या होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। गतिविधि का एक सामान्य सा उदाहरण मैं देखूं, अगर मैं किसी बच्चे को बोलता हूं कि बेटा 1 और 1 कितना होता है तो बता नहीं पाएगा, लेकिन उसको मैं गिनती सिखा दिया 1 से 100 तक, वो पढ़ लिया रट लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं उसको बोलूं कि बेटा इसको गिनो तो बोलेगा 1 और ये बोलेगा 2, और 1 और 1 कितना हुआ बेटा 2 हो गया। यानी ठोस अनुभव, यानी वो खुद करके बताया। ये उसके हाथ में, मान लीजिए मैं बच्चा हूं, मेरे हाथ में, मेरे से पूछा कोई बता बेटा 1 और 1 कितना होता है, पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता पापा, मुझे तो कुछ नहीं पता चाचा, मुझे तो कुछ नहीं पता अंकल। लेकिन ऐसे ऐसे रख दिया, बोला बेटा गिनो इसको 1 2, फिर बोलो 1 और 1 कितना होता है बेटा 1 2, फिर यहां से हट गया वो। ये तो मूर्त से सीखा, यही तो गतिविधि है। बच्चा खुद करके सीखेगा, खुद करके सीखेगा। टीचर क्या होगा, बस गाइड करेगा उसको, बेटा ऐसे सीखो, सीखेगा वो खुद, वो बताएगा बस तुमको सीखना है ऐसे, समझ गए? वही तो गतिविधि है, आगे पढ़ेंगे भी। अभी स्कीमा क्या होता है, स्कीम और स्कीमा हमने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है पिछले वाले वीडियो में। किसी अवधारणा का अन्य गणितीय चीजों के साथ जितने ज्यादा संबंध वह देख पाएगा या देख पाएगी, उतना ही उस अवधारणा पर उसका स्कीमा विस्तृत होता जाएगा, और स्कीमा जाकर के स्कीम बनता है। ये चीजें हमने पहले वाले वीडियो में देखा है। और ध्यान रखिएगा, इस बार के टेट के एग्जाम में स्कीम और स्कीमा से प्रश्न तो नहीं आया है, लेकिन आपको 100% कह के देता हूं कि सहायक शिक्षक के एग्जाम में आप इससे प्रश्न देख लीजिएगा, और ऐसा घुमा घुमा के प्रश्न पूछेगा कि हवा हो जाएगी बाहर वालों की। जो लोग क्लास लिए हों तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, वो लोग बस पढ़िएगा ध्यान से, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। बस सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होती हैं, सीखने का अर्थ क्या है इसकी समझ, विषय वस्तु की प्रकृति की समझ, सीखने की विधियों की समझ, बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या क्या 3 बातें हमने देखी थी। सीखने का अर्थ क्या होता है इसकी समझ देखी थी, बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ देखी थी। तो इसमें 1 और 4 तो होगा ही, तो इसमें 4 है, इसमें 1 और 4 है, इसमें भी, इसमें 4 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, तो ये कट गया। ठीक है, अब देखते हैं विषय वस्तु की प्रकृति की समझ या सीखने की विधियों की समझ कौन सी चीज होगी। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको गणित सीखना है तो 1 और 1 बताऊंगा, अगर आपको भूगोल सीखना है तो इसे ग्लोब घुमा के सिखाऊंगा। यानी विषय वस्तु की प्रकृति की समझ होनी चाहिए, यानी 1 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बन गया ना प्रश्न, आपसे पूछ लिया था ना सीजी टेट 2021 में। तो चलिए आगे देखते हैं, सीखने के मॉडल बनाने में उपयुक्त किन बातों को शामिल किया जाता है। बच्चे कैसे सीखते हैं यह शामिल किया जाता है क्या, बिल्कुल किया जाता है। विषय वस्तु की प्रकृति, ग्लोब वाला उदाहरण याद रखो। सीखना क्या है इसकी समझ, लर्निंग, अधिगम, सीखना, तीनों एक ही चीज है और इसको पहले पढ़ा चुका हूं। तो ये तीनों सही है ऊपर के, यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए गतिविधि की खूबियां देखते हैं। यानी गतिविधि, अब तो हमने पढ़ लिया गतिविधि होती क्या है, तो गतिविधि में क्या क्या चीज शामिल है यहां से प्रश्न पूछ लेता है और बहुत अच्छे तरीके से पूछता है। और मैं एक प्रश्न बताऊंगा जिसकी पूरी संभावना है कि वो 99% चांस है, अगर 1% एग्जामिनर अगर रो गया या फिर मतलब उसका दिमाग घूम गया तो भले मत पूछे, लेकिन वो जरूर पूछ सकता है। इसी गतिविधि से संबंधित, गतिविधि शब्द का इस्तेमाल अलग अलग अर्थों में करते हैं। मोटे तौर पर इसका अर्थ सीखने के ऐसे कार्य से होता है जिसमें सीखने वाले की भूमिका होती है, यानी बच्चे की भूमिका होगी। बच्चा सीखने वाला तो बच्चे की भूमिका होगी। जैसे इसको जोड़ा, यही तो गतिविधि था, 1 और 1 इसको जोड़ करके बताया 2, गिनती गिन करके बताया 2, यही तो गतिविधि था। ठीक है, यही तो गतिविधि था, यानी खुद से करके सीखेगा। जैसे अगर आप बोलोगे कि बच्चा ऊपर से कुछ चीज गिराओगे तो नीचे ही गिरेगा, बच्चा मानने को तैयार नहीं है, बच्चा मानने को तैयार नहीं है कि ऊपर से कोई चीज गिराओगे तो नीचे ही गिरेगा। लेकिन आप उसको बोले कि चलो बेटा इस टेबल पे खड़े हो जाओ और तुम गिराओ पेपर, तुम गिराओ पानी, तुम गिराओ आलू, तुम गिराओ केला, तुम खुद गिर जाओ, या फिर चाहो तो तुम मुझे गिराओ अगर कोई खुद न छू तो बच्चा बोलेगा हाँ सर ऐसा तो होता है कि ऊपर से कोई चीज गिराओ तो नीचे ही गिरता है।
मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं और मेरे एक टीचर हुआ करते थे बनारसी, उनका नाम था बनारसी सर। ठीक है, उनका नाम बनारसी था लेकिन बनारस के नहीं थे वो, बस नाम उनके माता पिता बड़े मीठे स्वभाव के थे बचपन में, तो इसलिए उनका नाम रख दिए बनारसी। एक गतिविधि का आपको उदाहरण बता देता हूं। एक बार साइंस की क्लास चल रही होगी, मैं क्लास 3rd या 4th में था, उस समय तो तीसरी चौथी बोलते थे, अब तो काफी अंग्रेजी आ गई है तो 3rd 4th बोल लेता हूं। तीसरी या चौथी में था और मेरे टीचर बोले कि बताओ इस कमरे में कुछ है या नहीं है, बनारसी सर बोले। तो मैं, एक ही टीचर थे यार, पूरे 1ली से 5वीं तक को पढ़ाते थे, क्या जबरदस्त पढ़ाया। लेकिन आप जो मेरे अंदर देख रहे हैं ना कि मैं आपको बता पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, तो ये बहुत सारा योगदान उनका भी है। तो एक बार ऐसे ही गतिविधि की बात बता रहा हूं, एक बार ऐसे ही बोले कि इस कमरे में कुछ है या नहीं है, तो मैं बोला कुछ नहीं है, खाली है कमरा, ये सब चीजें रखी हुई हैं, कुर्सियां वगैरह रखी हुई हैं, लेकिन बाकी, और ऊपर में बोले ऊपर में मैं कुछ नहीं, खाली। तो बोले खाली नहीं, तो मैं बोला कि खाली नहीं है, बोला हाँ इसमें हवा है। मैं, ऐसा क्या हुआ, हवा तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें हवा है? तो बोले कि ठीक है मैं इसको साबित करूंगा। अब वो व्यक्ति दूसरे दिन छोटा छोटा कलश लेके आए, कलश, कलश मतलब मटका का छोटा रूप, मिट्टी का कलश लेके आए 2-3 ठो, और 1 ठो कील लेके आए, और बोले कि मेरे से पूछे कि बताओ बेटा इसके अंदर क्या है, इस कलश के अंदर। तो मैं देखा कुछ नहीं था, पानी भी नहीं था, एकदम खाली था। तो बोले कि ठीक है खाली है, हाँ। तो बोले कि तुम इस मटके के ऊपर यानी कलश के उल्टे साइड में कुछ इस तरीके से, देखिए कलश इस तरीके हुआ, चलिए बना देता हूं, ये वो वाला, वो नहीं है, क्या बोलते हैं, हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, वो वाला नहीं है जिसमें मटका मंगाया था। पुनः सुना दो पूरा, चलिए बाद में सुना दूंगा इसके बाद। तो एक कलश लेकर के आए और कलश लाने के बाद बोले कि बेटा इसमें नीचे कील से एक छेद कर दो, और मैं फट से एक छेद कर दिया सर के सामने छोटा सा, और बोले अभी भी ये मटका खाली है ना, अभी भी एक कलश खाली है? मैं बोला हाँ बिल्कुल खाली है। और उनको प्रूफ ये करना था कि हवा भी स्थान घेरती है। तो बोले कि अब ठीक है, अब ये खाली है, पहले भरा था, मतलब पहले भरा था मतलब पहले छेद नहीं था, तो छेद, बिना छेद के बोले कि इसको एक बाल्टी में ऐसे उल्टा करके डुबाओ। तो मैं डुबाऊं, लेकिन बहुत वो लगे, क्या बोलते हैं आपका, ताकत लगे। तो फिर बोले कि ठीक है इसको तुम छेद कर लिया, उसके बाद बोले अब डुबाओ, फिर ऐसे डुबाया। अब ऐसे डुबाया ना तो इस छेद से फुस 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 मस्त हवा ऐसे निकल रहा है। तो बोले ये क्या निकल रहा है? मैं बोला हवा। अभी हवा कितना हवा निकल रहा है? तो बोले जितना पानी जाता जाएगा, यहां तक पानी आ गया, उल्टा है समझिए, यहां तक ऊपर से यहां तक पानी आया, फिर यहां तक आया, फिर यहां तक आया, फिर बोले कि ऐसे पानी भरता जाएगा, वैसे ही हवा ऐसे निकलता जाएगा। तो ये गतिविधि के माध्यम से सीखा मैं कि हवा भी स्थान घेरती है। चलिए वो कविता भी सुना देता हूं, कई लोग बोलेंगे सुनाया नहीं। वो कौन सी कविता थी, आप लोग भी सुने होंगे। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। मगर राह में चीते शेर लेते थे राही को घेर, मगर राह में चीते शेर लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर जिससे चमक उठी तकदीर, बुढ़िया ने सोची तदबीर जिससे चमक उठी तकदीर। मटका एक मंगाया मोल, खूब बड़ा सा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया आप और ससुराल चली चुपचाप। बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रहे मटके टमक टू। मस्त था, याद आ गया मेरे को इस मटके से। तो याद आया आपको गतिविधि कैसे होता है, गतिविधि क्या है, यानी बच्चा खुद करके सीखता है। इसमें जो मैंने हवा स्थान घेरता है इस विषय में अगर मेरे टीचर ने बताया, तो इस विषय में अगर टीचर ने बताया तो इसका मतलब क्या है, मैं बस केवल उन्होंने गाइड किया, दूर से गाइड किया कि सीखना कैसे है। खुद मैं छेद किया, खुद मैं पलट के डाला, खुद मैं पहले पानी लाया, सब चीज मैं खुद करके सीखा। यानी इसमें सीखने वाले की सक्रिय भूमिका होती है, टीचर एक नाम मात्र यानी बताने वाला बस होता है।
गतिविधियों में मुख्यतः क्या क्या खूबियां होनी चाहिए ये देखते हैं। गतिविधियां रोचक होनी चाहिए, मेरे लिए तो बहुत रोचक था जो कि मैं बताया, कैसे मैं जान गया। सार्थक होना चाहिए, मतलब उसका कुछ अर्थ निकले, जैसे मैंने सीखा तो क्या सीखा, हवा भी इस धान गिरती है। कई तरह के हुनर और क्षमताओं को आजमाने के अवसर होना चाहिए, जैसे मैं मटका लाया, पानी लाया, छेद किया, वो सारे मेरे हुनर थे। चुनौती एवं संघर्षपूर्ण होना चाहिए, यानी मैंने छेद करना, कहीं मटका पूरा फूट ना जाए, छोटा सा छेद करना है। सोचने की गुंजाइश हो, था सोचने की गुंजाइश, जान गया। बच्ची अकेली भी हो सकती है, या शिक्षक और एक बच्ची का छोटा सा समूह भी हो सकता है, जैसे मैं खुद भी सीख सकता हूं, या फिर शिक्षक और बच्चे, शिक्षक मेरे को और मैं भी शामिल होकर के सीख सकता हूं। बच्चों का समूह यानी कई लोग भी सीख सकते हैं। बच्चों के एक से ज्यादा समूह हो सकते हैं। और यहीं से पूछ लिया आपसे एक प्रश्न, गतिविधि में क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है, और उसी में पूछा था आपसे प्रश्न, तो इसी उससे पूछ लिया था एक, अभी टेट जो हुआ उसमें, कि गतिविधि आप किसको मानेंगे, शिक्षक की भूमिका है या नहीं है करके, तो यहीं से प्रश्न पूछा था। शिक्षक और पूरी कक्षा शामिल हो सकता है, बच्चे और उसके आसपास के लोग भी शामिल हो सकते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गतिविधि के संदर्भ में सही नहीं है। पहला लाइन देखते हैं, शिक्षक में, गतिविधि में शिक्षक और एक बच्ची या बच्चों का छोटा समूह शामिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन शिक्षक की भूमिका क्या होगी, केवल और केवल समझाने की भूमिका होगी, यानी एक गाइड के भूमिका में होगा, वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में होगा। वो भारतीय जनता पार्टी वाला मार्गदर्शक मंडल मत सोचिएगा, वो अलग है। गतिविधि चुनौती एवं संघर्षपूर्ण होना नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात हो गई भाई। गतिविधि संघर्षपूर्ण होना चाहिए, चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। कितना मेहनत से मैंने छेद किया था मटके में, याद होगा। गतिविधि में सोचने की गुंजाइश होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल है। गतिविधि में बच्चे अकेली शामिल हो सकती है, हाँ हो सकता है, मैं खुद भी शामिल अकेला हो सकता हूँ, खुद भी करके देख सकता हूँ। खुद यहाँ खड़ा, मेरे को टीचर ने बोल दिया कि ऊपर से कोई चीज गिराओगे तो नीचे ही गिरेगा, और मैं गया अपनी छत पे, वहां से बहुत सारी चीजें गिराया। सबसे पहले मैं गेंद गिराया, उसके बाद मैं लैंप गिराया, उसके बाद कंप्यूटर था, उसको शरारती बच्चा था ऊपर से गिरा दिया। और मेरी छोटी बहन का जब सगाई था तो मेरे कुछ भतीजे हैं, उन्होंने पूरा का पूरा होटल का उठा के स्टेबलाइजर गिरा दिया। और वो सीख तो गए बच्चे, ऊपर से गिराओगे तो नीचे गिरेगी, जान बच गई यार उन लोगों की। ये तो कोई ना कोई उस दिन शहीद हो जाता। स्टेबलाइजर मतलब बड़ा चीज था, 40-50 किलो का, उसमें कई बच्चे उठा करके गिराए उसको। तो इससे क्या सीखे, ऊपर से नीचे चीजें गिरती है, मैं अकेले भी सीख सकता हूं। सही आंसर क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन बी, गतिविधि चुनौती एवं संघर्षपूर्ण नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संदर्भ में गलत है, अभी यही प्रश्न पूछा गया था। गतिविधि समूह में की जा सकती है, सही लाइन हो जाएगा। गतिविधि उत्सुकता जगाती है, गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए, गतिविधि में चुनौती का एक तत्व मौजूद होना चाहिए। कौन सा सही उत्तर होना चाहिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गतिविधि समूह में ही की जाती है, इसलिए गलत आंसर हुआ। यानी कौन सी गतिविधि के संदर्भ में गलत है पूछा है, 2022 अभी करंट ही पूछा है। मैं इसको पढ़ाता ही, लेकिन अब नहीं पढ़ा पाया था, तो ठीक है, अब मतलब आ ही गया है, आगे भी आपको वैसे ही प्रश्न दिखे। समूह में ही की जाती है, ही जो पूछ लिया ये एक महत्वपूर्ण भाग हो गया। गतिविधि समूह में की जाती है ऐसा अगर बोल देता तो वो सही लाइन हो जाता। केवल समूह में किया जाना गतिविधि होगा, ये मान्य नहीं है। गतिविधि अकेले किया जा सकता है, टीचर और बच्चों की कॉम्बिनेशन से किया जा सकता है, बच्चों के छोटे समूह से किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आसपास के लोगों को शामिल करना हो तो वो भी शामिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अरे भाई जो लोग ऑनलाइन इसको यूट्यूब में देख रहे होंगे वो लोग चाहे तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारी क्लास यूट्यूब में फ्री नहीं है। जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। वैसे मैंने जो पीडीएफ के लिए नंबर बताया था वही वो नंबर ये भी है। गतिविधि क्या क्या नहीं है पूछेगा, याद करना गतिविधि नहीं है, सीखना गतिविधि है, रटकर नियम सीखना भी गतिविधि नहीं है, रट्टू तोता नहीं बनना है, नहीं तो वही आता है बहेलिया आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, वही बात हो जाएगी।
बार बार बोलकर दोहराना भी गतिविधि नहीं है, नकल उतारना भी गतिविधि नहीं है। और एक महत्वपूर्ण भाग जहां आप फंस जाएंगे, उसको ये लाइन जरूर याद रखिएगा, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन भी गतिविधि नहीं है। शिक्षक केवल गाइड की भूमिका में होगा, शिक्षक केवल गाइड की भूमिका में होगा, मार्गदर्शक की भूमिका में होगा। बच्चा खुद करके सीखेगा, बच्चों का समूह खुद करके सीखेगा, बच्चा या उसके आसपास के लोग मिल करके खुद करके सीखेंगे, लेकिन शिक्षक द्वारा प्रदर्शन इसमें शामिल नहीं है। शिक्षक जब केवल और केवल मार्गदर्शक की भूमिका में होगा। ठीक है, तो ये पांचवा आखिरी जो लाइन है, इस पांचवा लाइन शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, इसको याद रखिएगा, बाकी चीजें आपको खुद ही याद रह जाएंगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्रश्न बहुत ही 99% संभावित प्रश्न है, हो सकता है कि आपसे पूछ ले। क्या पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि नहीं है? तो देखते हैं। नकल उतारना हमने अभी पढ़ा, गतिविधि नहीं है। दूसरा देखें, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन बता दिया कि यह प्रश्न पूछेगा। तीसरा देखें, याद करना, यह भी गतिविधि नहीं है। अगर बात करें सही उत्तर की तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद होता जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल याद होता जाएगा। चलिए देखते हैं गतिविधि के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, वो चीजें अब आगे देखते हैं। आगे मतलब और छोटा सा क्लास होगा, देखते हैं आगे गतिविधि के गुणधर्म से क्या है। गतिविधि का गुणधर्म, बस गतिविधि क्या है तो उसका गुणधर्म भी समझ जाएंगे। किसी अमूर्त अवधारणा प्रक्रिया को ठोस रूप देने के लिए सामग्री का उपयोग हो सकता है, किसी साधन का उपयोग हो सकता है, जैसे मैंने मटका का उपयोग किया। कोई खेल हो सकता है, यानी खेल खेल में सीख सकते हैं, जैसे वो वाला एक था, अगर आप लोग पढ़े होंगे, उस जमाने के होंगे, तो उसमें सिखाना था कौन कौन सा चीज पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है। तो उसमें एक था घोलचूक के घोल, तो घोलचूक के घोल भाई, घोलचूक के घोल, शक्कर घुला कि नहीं बोल भाई बोल, तो शक्कर घुल गया, ऐसा घोलचूक बोलता था। ठीक है, तो एक खेल खेल में सिखा ली। चलिए, कोई अनुभव हो सकता है, वास्तविक जीवन से कोई और भी अनुभव हो सकता है, इसमें खेल कुछ शामिल हो सकता है कि इसमें कोई भाग दौड़ उठ बैठ ना हो। ठीक है, तो भी हम उसको गतिविधि मानेंगे। गतिविधि का मतलब ये नहीं कि शरीर गतिविधि कर रहा है तो भी सीखता है तो गतिविधि। तो ये सारी चीजें गतिविधि में कुल मिलाकर जो जो चीजें रोचक बनाएंगे सब गतिविधि में आएंगी। गतिविधि के उद्देश्य क्या क्या है? संघर्ष की शुरुआत करवाना, यानी बच्चा कैसे सीखेगा, संघर्ष कैसे करते हैं। किसी अवधारणा प्रक्रिया का अभ्यास करवाना, किसी क्षमता के विकास के लिए अभ्यास कराना, किसी अवधारणा का मूर्त रूप से प्रस्तुतिकरण करना, किसी विचार की जरूरत को महसूस करना, जैसे कोई मानक इकाई, संख्याओं का मानक, प्रतीक, जरूरत में जो प्राय सामाजिक परिवेश में उभरे हैं। जैसे मान लीजिए आप ये मानक इकाई की बात करते हैं, मैं बोलूं कि हाथ एवं बालिश की लंबाई, इसका मतलब हाथ का लंबाई क्यों नहीं माना जाता भाई? अब सबका हाथ छोटा है, किसी का बड़ा है, तो कैसे माना जाएगा? स्कीम और स्कीमा के विस्तार का अवसर प्रदान करना, नई प्रक्रियाएं, हुनर एवं तरीके विकसित करने एवं बनाने का अवसर प्रदान करना। कुल मिलाकर इसमें तो सब लाइन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लेकिन ये स्कीम और स्कीमा समझ में नहीं आया होगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। इससे पहले जो स्कीम और स्कीमा पढ़ाया हूं वो वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, रचनावाद वाला है। ठीक है, लेकिन वो फ्री वाले में तो नहीं है, पेड वाले में होगा। गतिविधि के संदर्भ में सही कथन नहीं है। संभावित प्रश्न देख लेते हैं। गतिविधि में किसी साधन का उपयोग हो सकता है, हाँ हो सकता है, मैं मटका का उपयोग किया था। गतिविधि में अनुभव का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो गलत बात हो गई यार, किया जा सकता है। गतिविधि का उद्देश्य किसी अवधारणा का मूर्त रूप प्रस्तुतिकरण है, हाँ। गतिविधि स्कीम स्कीमा के विस्तार का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल हाँ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कौन सा नहीं है पूछा है, कथन बी हो गया। आगे देखते हैं विषय वस्तु की प्रकृति। अब विषय वस्तु की प्रकृति कहां से आई उसको भी दिखा दूं। यहां से आई विषय वस्तु की प्रकृति। देखिए, पहला देख लिए बच्चे कैसे सीखते हैं, उसको देख लिए, गतिविधि देखिए उसमें। अब विषय वस्तु की प्रकृति देख रहे हैं, उसके बाद सीखना क्या है ये भी देखेंगे।
सीखने के मॉडल बनाने में विषय वस्तु की प्रकृति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे गणितीय संदर्भ में हमने पहले इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा है, पहले हमने पढ़ चुके हैं गणित का प्रकृति क्या है, इसलिए उसका ज्ञान होना जरूरी है। विषय वस्तु की प्रकृति, तो गणित के विषय में पढ़ रहे हैं तो गणित की प्रकृति हमको पता है। अगर हमको जोड़ सिखाना है तो ऐसे गतिविधि के बारे में माध्यम से सिखा सकते हैं। प्रकृति हमने पढ़ लिया है, गणित का प्रकृति कैसा होता है, असंदिग्ध होता है और कैसे कैसे तर्क होते हैं, सारी चीजें हमने पढ़ ली। इसके अलावा जैसे भूगोल सिखाना है तो ग्लोब से सिखाएंगे। अगर आपको सिखाना है पेड़ पौधों के बारे में तो पेड़ पौधों के पास ले जाकर के सिखा देंगे। तो ये सारी अलग अलग चीजों, पर्यावरण सिखाना है तो पेड़ पौधों के पास, ये सब अलग अलग विषय की प्रकृति अलग अलग डिमांड होती है, तो उसकी समझ होना आवश्यक। अब देखते हैं सीखना क्या है, इसका समझ। सीखना किसे कहते हैं, इसे लेकर हम सभी अपनी एक धारणा होती है, यानी सीखना क्या होता है इसे लेकर हम सबकी अपनी एक धारणा होती है। जैसे गणित में कुछ शिक्षक मानते हैं कि बच्चों को एक ही वस्तु को बार बार दोहराने में मजा आता है और वे चाहते हैं कि उन्हें सवाल करने का एक ही सही तरीका बता दिया जाए, सवाल हल करने का। कुछ शिक्षक मानते हैं कि बच्चों को सारे मुश्किल सवालों के जवाब आने चाहिए और उन्हें कुछ सवालों को हल करने की सबसे अच्छी एवं सबसे छोटी विधि का पता होना चाहिए। कोई शिक्षक मानते हैं कि बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि वे सवाल खुद हल करें और बताएं कि उन्हें सवाल कैसे हल किया है। सीखना तभी होता है जब दूसरे लोगों की नजर में आए, अर्थात जब आप कोई चीज जान गए तो आपके व्यवहार में जब परिवर्तन होगा, अर्थात दूसरे लोग सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव देख सकें। कुल मिला के जो जानकारी आपको मिली, अगर उसकी वजह से आपके व्यवहार में सकारात्मक नकारात्मक किसी तरीके का परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब आप सीख रहे हैं। उसी को सीखना बोलते हैं। पहले मैं बताया भी हूं, यदि कोई बच्ची आपको घटाने के किसी सवाल का सही जवाब दे दे तो वह घटाना सीख गई है, लेकिन यह सही जवाब नहीं है तो वह नहीं सीखी है। शिक्षक इस बात पर कोई दिलचस्पी नहीं लेते कि गलत जवाब किस समझ की वजह से आया या बच्ची किस हद तक बच्चे अवधारणा को समझ पाए। कुछ मनोवैज्ञानिक मानना है कि सीखने की प्रक्रिया को समझने के अन्य तरीके भी हैं। वे यह अपेक्षा नहीं करते कि सवाल हल करने में पढ़ाया गया तरीका बच्चे को तुरंत प्रदर्शित कर देंगे। वे इस बात का सम्मान करते हैं कि बच्ची को अपने ढंग से सोचने और विश्लेषण करने की जरूरत होती है तथा सवाल हल करने में अपने तरीके को खोजते हुए विकसित करना चाहिए। इसके लिए वे सुझाव देते हैं कि बच्चों को ऐसे अलग अलग तरह के कार्य किए जाएं जिसमें उनको सीखने के मौके मिले। मान लीजिए एक बच्ची के सामने वास्तविक जीवन व कक्षा की ऐसी स्थितियां प्रस्तुत की जाती हैं जिसमें उसे वस्तुओं को जोड़ना और घटाना होता है। इसमें बाजार से सामान खरीदना और बेचना या सांप सीढ़ी का खेल भी शामिल हो सकते हैं। सांप सीढ़ी का खेल पूछ दिया था भाई, यही लाइन पूछ दिया था क्या? सांप सीढ़ी के खेल से बच्चे क्या सीखते हैं? तो जोड़ना और घटाना सीखते हैं, यानी संख्याओं के बारे में सीखते हैं। ये प्रश्न पूछ दिया है टेट में, ठीक है। आगे भी पढ़ाऊंगा, सांप सीढ़ी वाला खेल आगे भी है। काफी संभावना है कि यह अनुभव से संख्याओं की एक समझ बनाने तथा तथ्य जोड़ने और घटाने में मदद करेंगे। तो आपसे पूछ दिया सांप सीढ़ी के खेल से क्या सीखते हैं? जोड़ना घटाना भी सीख सकते हैं, संख्याओं के बारे में भी सीख सकते हैं, अंक के बारे में सीख सकते हैं। हाँ, अंक संख्या तो एक ही हुई। इस प्रकार बच्चों को सीखने में मदद किए जाने वाले काम कई तरह के हो सकते हैं। आगे हम सीखने के विभिन्न मॉडल पर चर्चा करेंगे। अभी हम आएंगे जैसे बैंकिंग मॉडल हो गया, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी नजरिया तथा देखेंगे कि इन विधियों का शिक्षण किस प्रकार से होता है। सीखने का मतलब क्या है, एक साफ शब्दों में जानिए। सीखने का मतलब यह है कोई भी जानकारी आपको मिली, अगर उससे आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब आप सीखे। देखते हैं संभावित प्रश्न। गणित के कुछ शिक्षकों का सीखने के संदर्भ में क्या अवधारणा होता है? बच्चे चाहते हैं कि उन्हें सवाल को हल करने का एक ही सही तरीका बता दिया जाए। सही बात है। बच्चों को सारे मुश्किल सवालों के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चे सवाल खुद हल करें और बताएं कि उन्हें सवाल कैसे हल किया। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिए। अब पूछा जाएगा, लाइन बाय लाइन पूछा है ना, पर्यावरण में पूछा है लाइन बाय लाइन, वैसे ही इसमें भी पूछ लेगा जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको। आइए देखते हैं। सीखने के संदर्भ में हम सभी की अपनी एक धारणा होती है। बिल्कुल सही कथन है। सीखना तभी होता है जब वो दूसरे लोगों की नजर में आए। हाँ, व्यवहार में परिवर्तन दिखाना चाहिए। शिक्षक को इस बात में दिलचस्पी होती है कि बच्चा गलत जवाब किस समझ की वजह से दे रहा है। बच्चों को सीखने में मदद किए
लिए दिए जाने वाले काम कई तरह के हो सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शिक्षक को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं होती कि बच्चा किस वजह से गलत जवाब दे रहा है। ये सामान्य अवधारणा है, लेकिन अगर आप किसी को सिखाना है तो इस बात पर आपको नजर रखना चाहिए। गणित टेट 2022 में ही पूछ लिया, अच्छा यही वाला गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित हैं। ऑप्शन ए है मापन, ऑप्शन बी है संख्याएं, ऑप्शन सी है आकृतियों, ऑप्शन डी है ज्यामिति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा संख्या। कभी आपसे इसको घुमा के पूछे बोले अंक तो आप बोलिएगा सही है। आपसे कभी और घुमा के बोले कि बच्चा क्या सीखता है और बोल दे कि जोड़ और घटाओ तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। चलिए याद क्या रखनी है बता ही तो दिया हूं, क्या याद रखोगे फालतू में एक। ठीक है चलिए, अब ये हो गया क्लास खत्म। ये था वीडियो नंबर 8। अब हम अगले वीडियो में 8 ही था ना भाई, मेरे को याद भी नहीं रह रहा है, 8 ही था, 8 9 है ये वीडियो नंबर 9। 8 तक हमारा पहला यूनिट खत्म हो गया, अब वीडियो नंबर 9 है। अब हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 10 11 और यूनिट 2 ना इतना मजेदार है, इतना मजेदार है कि मजा आ जाएगा। सांप सीढ़ी आ गया, सब चीज तो आ गया। ठीक है तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे और पढ़ेंगे पढ़े मन से। और आप भी सीखते जाइएगा यार, क्योंकि आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, तभी तो आप सीख रहे हैं, तभी तो आप मॉडल बनाना सीखेंगे। बच्चे को कैसे सिखाना है, जैसे मेरे टीचर ने सिखाया ना मटके वाला उदाहरण लेकर के, आपको भी तो पता होना चाहिए। ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।